मैं आपको आज 3 स्टोरीज़ सुनाऊँगा। ये 3 स्टोरीज़ 3 अलग-अलग लोगों के फेलियर्स की हैं और आपको गेस करना है कि इनमें से कौन-सा आगे जाके सक्सेसफुल हुआ। एक लड़का इतना अंडर कॉन्फिडेंट और इतना चुप मिजाजी का था कि जब उसको स्कूल में वॉशरूम भी जाना होता था, तो वो अपने दोस्त से बोलता था कि यार तुम हाथ खड़ा करके मेरे लिए टीचर से परमिशन माँग लो। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से टीचर से परमिशन माँग ले। अब आते हैं स्टोरी नंबर 2 पे। ये लड़का अपना इंटर फेल कर देता है। इंटर फेल के बाद इसके माँ-बाप इससे इसके सारे प्रिविलेजेस छीन लेते हैं। इसका फ़ोन, इसकी गाड़ी, इसका पीसी, एवरीथिंग। और इसके पास सर्वाइव करने के लिए सिर्फ एक कीपैड का फ़ोन रहता है जिसमें 3 नंबर्स होते हैं। इसके माँ, बाप और एक दोस्त के। अब आते हैं स्टोरी नंबर 3 पे। ये लड़का अपना इंटर में फर्स्ट ईयर फेल कर देता है। उस फर्स्ट ईयर फेल के बाद इसके माँ-बाप इससे सब छीन लेते हैं। इसका फ़ोन, इसका राउटर, इसका पीसी, इसका कीबोर्ड तक। इनमें से कौन सा सक्सेसफुल हुआ होगा? इस बारे में सोचें। जब तक हम बात करते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम कैसे फेल हो रहा है। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में रट्टे पर दुनिया कायम है। आप रट्टे मारो, आप आराम से पास हो जाओगे। क्रिएटिविटी की इतनी कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स कुछ भी पूछने से बड़ा घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि क्रिएटिविटी को कभी जगह ही नहीं मिली। आपका सिस्टम ये रिवॉर्ड नहीं करता कि कोई स्टूडेंट पूछे क्यों। वो बस ये रिवॉर्ड करता है कि उस स्टूडेंट के कितने हैं। स्टूडेंट के अगर 90 है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 95 क्यों नहीं है? 95 आए तो 98 क्यों नहीं है? बात इतनी सी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रिवॉर्ड उन चीज़ों को करता है जो आगे जाके मैटर नहीं करती। आप ज़्यादा लिखो, आप इतनी लाइनें लिखो। मुझे आज तक याद है कि मेरी टीचर्स ये बोलती थी कि भाई तुम्हें अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है तो तुम्हें 14 लाइनें लिखनी है। और मैं ओ लेवल्स का स्टूडेंट हूँ। सीआईईस तक में भी ये था कि भाई आप एक फॉर्मेट से चलोगे। चलो एक चीज़ हो जाती है कि भाई फॉर्मेट से चलते हैं, आपका एक सवाल है, आप ये बोलते हो कि भाई आपका 7 मार्क का क्वेश्चन है तो एक इंट्रो होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। लेकिन हमें ये बोला था कि भाई इंट्रो में 4 से 5 लाइनें, बॉडी में इतनी लाइनें, कंक्लूजन में इतनी लाइनें। ये सब आपको क्या सिखा रहा है? अच्छा, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग बोलते हैं कि सीआई में तो भाई क्रिएटिविटी को बहुत मैटर किया जाता है। क्रिएटिविटी आपकी अगर एक स्टूडेंट अपनी तरफ से कुछ लिखता है तो उसको बड़ा रिवॉर्ड किया जाता है। और मैं बोलता हूँ इससे बड़ा स्कैम कोई है ही नहीं। चलो एक बात होती है कि इंटर और मैट्रिक सिस्टम में तो होता ही ये है कि भाई आपको रट्टे लिखने हैं, आपको 2-2 पेजेज़ लिखने हैं, आपने जितने पेज लिखे आपको उतने मार्क्स मिल गए। चलो ठीक है। लेकिन सीआईई का ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई आप अगर अपनी क्रिएटिविटी पे या अपनी समझ से कुछ लिखोगे तो आपको उस पे मार्क्स मिलते हैं, नहीं। मेरी बात हमेशा ये याद रखना, मार्किंग स्कीम्स जहाँ इंट्रोड्यूस हो गई ना, जहाँ आपको एक आंसर के लिमिटेड आंसर्स दिए हुए या उसी रेंज के अंदर ही कहीं दिए हुए, इसका मतलब है आपने क्रिएटिविटी को वहाँ बंद कर दिया है। क्रिएटिविटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है? कोई आउट ऑफ द बॉक्स अगर आंसर लिया है तो उसको उस चीज़ पे रिवॉर्ड मिल जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। एक मार्किंग स्कीम होती है कि भाई अगर ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 मार्क्स आपके इस सेगमेंट के आ रहे हैं। अगर इस सेगमेंट को मेंशन किया हुआ है या इस सेगमेंट को नाम से मेंशन किया हुआ है तो आपको मार्क्स मिल रहा है। अगर नहीं किया हुआ तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वेयर इज़ द क्रिएटिविटी इन दैट? और मैं एक बहुत प्रिविलेज के साथ ये चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक ओ लेवल्स, ए लेवल्स का स्टूडेंट हूँ। मैं मानता हूँ कि यार हमारे पास उससे तो ज़्यादा ही प्रिविलेज था कि भाई हमें 2 पेजेज़, 3 पेजेज़ नहीं लिखने। लेकिन ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है कि भाई अगर हम कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन अगर वो सही हुआ हमें आंसर मिल जाता, नहीं, वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और किसी भी चीज़ में मार्किंग स्कीम इंट्रोड्यूस करने से आप क्रिएटिविटी को बहुत लिमिट कर देते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट चॉइस पर। मुझे याद है स्कूल के दिनों पर 3 फैक्शंस क्रिएट हुए हुए थे और 3 फैक्शंस ये तो हर ही स्कूल में होता है कि भाई आपका प्री मेड है, प्री इंजीनियरिंग है और कॉमर्स है। अब प्री मेडिकल में अपैरेंटली ये तो थे सबसे स्मार्ट बच्चे हैं जिनका सब कुछ सॉर्टेड होता था कि यार ये तो डॉक्टर बनेंगे, ये तो एमबीबीएस करेंगे, ये क्लास है ही स्मार्ट बच्चों की। मैं उस क्लास में था। आई वाज़न्ट द स्मार्ट किड। अच्छा, फिर आते हैं इंजीनियरिंग के। इंजीनियरिंग के भी प्रीटी सॉर्टेड होते हैं कि यार माँ-बाप ने बोला हुआ है कि हाँ, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या बेटा इस फील्ड में बहुत स्कोप है, आप इंजीनियर बनोगे। और आज तक ये चीज़ फॉलो की जाती है। ह्यूमैनिटीज़, आर्ट सब्जेक्ट्स, इवन कॉमर्स तक को भी उतना ज़्यादा नहीं समझा जाता। क्यों नहीं समझा जाता? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि यार अगर आप मेडिकल कर रहे हो या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप एक प्री श्योर सक्सेस रोड पे चल रहे हो। ऐसा किसने बोला? कोई इंजीनियर बन के फेल नहीं हो सकता या कोई आर्ट्स लेकर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे इस सिस्टम में नरेट इस तरीके से किया हुआ है कि यार अगर आप मेडिकल ले रहे हो तो फिर बस सही है, आपका फ्यूचर सॉर्टेड है। आप इंजीनियरिंग ले रहे हो, आपका फ्यूचर सॉर्टेड है। आप कॉमर्स लेते हो या फिर अगर आप आर्ट्स तो होता ही नहीं था। जैसे ओए लेवल्स में, स्कूल्स में आर्ट्स सोशल्स इन पे इतना फ़ोकस नहीं होता था। ए लेवल्स में चलो आपके सब्जेक्ट ज़्यादा आ गए लेकिन फिर वही बात आती है कि जब आप उस पे आते हो
फील्ड्स पे इन जनरल डिस्कशन पे आते हो तो इन चीज़ों को ज़्यादा समझा ही नहीं जाता, इनका स्कोप नहीं होता। तो सब्जेक्ट चॉइस में हमेशा ये होता था कि भाई आपकी जो मेडिकल क्लास है वो सबसे ऊपर है, फिर आपकी इंजीनियरिंग क्लासेस आ जाती हैं, वो भी सेम ही थ्रेशोल्ड पे होती हैं, कॉमर्स की उससे थोड़ी कम होती है। ये थोड़े लेस इंटेलिजेंट बच्चों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ जिनको मैथ्स आती है, हालाँकि कॉमर्स में इतना इतना मैथ्स का काम है ही नहीं, लेकिन जिनको मैथ्स आती है बस ये कॉमर्स वो लेते हैं। और उसके बाद तो फिर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ का ओ लेवल्स में तो कोई ज़िक्र ही नहीं होता। और फिर मैट्रिक और इंटर में तो आप बहुत ही अलग चले आते हो, क्योंकि मैट्रिक और इंटर का जो माइंडसेट होता है, ओए लेवल्स फिर भी बहुत, मैं फिर से बोलूँगा, मैं बड़े प्रिविलेज्ड सेंस में बोल रहा हूँ ये चीज़ें। लेकिन जब आप इंटर मैट्रिक में चले आते हो, वहाँ उतना वो प्रिविलेज नहीं रहता। तो वहाँ तो प्री मेडिकल में आपको एमकैट देना है, आपको ये टेस्ट स्पेसिफिकली देने हैं, इनके लिए पूरा-पूरा साल बैठ के तैयारी करनी है। ये चीज़ें बहुत प्रेवलेंट होती हैं। आपको बच्चे दिखेंगे वो साल, डेढ़ साल बैठ के तैयारी कर रहे हैं, और अल्लाह ना करे अगर वो फेल हो गए, बस फिर क्या? फिर वापस बैठ के तैयारी करेंगे, और उसी दौरान वो अपने सोसाइटी से, अपने स्कूल से, अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, सबसे बैठ के ताने सुनेंगे। और इससे मैं आता हूँ दूसरे इफ़ेक्ट पे, कि मेंटल हेल्थ का कोई ताल्लुक ही नहीं होता हमारी स्कूल लाइफ में। मुझे याद है मेरी एक टीचर ने एक बार बोला था, मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट था, उसके सर में बड़ा दर्द हो रहा था। तो मेरी टीचर ने बोला, "ये तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे सर में दर्द क्यों हो रहा है?" अच्छा, मतलब बच्चों के सर में दर्द नहीं हो सकता। तुम्हें किस चीज़ का परेशानी है? तुम्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम है? तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हारी तो ज़िंदगी बड़ी सॉर्टेड है। मतलब हू आर यू टू से कि भाई वो बच्चा है तो उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आ सकती। मेंटल हेल्थ सिर्फ़ बड़ों की होती है, मेंटल हेल्थ बच्चों की नहीं होती। और लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये तो दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब मैं अगर इस स्टेज पे बैठ के अगर अपने पुराने क्लासमेट्स के कुछ बिहेवियर्स को देखूं, तो मुझे बहुत ऑब्वियस लगता है कि यार इनमें कोई ना कोई एक ऐसा मसला था जो अनडायग्नोज जा रहा था। और ये मैं बैठ के कोई डायग्नोसिस नहीं दे सकता, लेकिन काफी सारे ट्रेट्स ऐसे थे जिसमें बंदा बोल सकता है कि यार मे बी दे नीडेड सम प्रोफेशनल हेल्प। जैसे आई रिमेंबर अ स्टूडेंट हु वाज़न्ट द बेस्ट इन स्टडीज। अब स्टडीज़ में बेस्ट नहीं था, वो कॉन्फिडेंट भी नहीं था, तो वो ज़्यादा सवाल भी नहीं करता था। तो हमारे टीचर ने एक बार सबसे पूछा कि भई तुम्हारा फ्यूचर में क्या है? तुम ए लेवल्स करोगे? सर मैं इंटर करूँगा जो भी। उसने बोला मैं ए लेवल्स करूँगा। तो सर ने उसको क्या बोला? बेटा तुम ए लेवल्स के काबिल नहीं हो, तुम तो ये ख्वाब ही छोड़ दो। मतलब आप एक स्टूडेंट को इतना डिमोटिवेट कर रहे हो कि आप उसको बोल रहे हो ये ख्वाब ही छोड़ दो। मतलब डू यू नो हाउ बोंकर्स दैट साउंड्स? आप एक स्टूडेंट को बोल रहे हो कि तुम्हारे बस की नहीं होगी, रेदर देन सेइंग कि हाँ यार मेहनत करो, चलो तुम इस एरिया में थोड़े वीक लगते हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम नहीं जा सकते। तो रेदर देन मोटिवेटिंग समवन, आप उसकी होप्स को वहीं क्रश कर रहे हो। हालाँकि आई नो कि अगर आप किसी स्टूडेंट के साथ लग के काम करो, क्योंकि वो बंदा मेहनती था। ऐसा नहीं था कि वो बंदा क्लास में आ रहा है, वो मस्ती कर रहा है, वो बाहर जा रहा है। नहीं, वो बंदा मेहनती था। तो अगर आप उसके साथ मेहनत करने में विलिंग होते, लेकिन वही बात है ना, अब हमारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो टीचर्स नहीं हैं। जो एक उस्ताद की एहतराम, उस्ताद की इज़्ज़त, ये सब आप जो बोलते थे ना, ये सब अब नहीं होता। और वो होता ही इसलिए क्योंकि हमारे उस्ताद उस कैलिबर के नहीं रहे ना, जिसकी दिल से इज़्ज़त है। जैसे मुझे याद है मेरी उर्दू की टीचर थी। मेरी उर्दू की टीचर थी, अब उनसे बड़ी मदरली वाइफ़्स आती थी, वो थी भी थोड़ी एज्ड। उन्होंने जो पढ़ाया है, वो मुझे याद है आज तक। अब वो क्यों थी? क्योंकि वो थी उस्ताद। आज तक मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ यार, ये जो टीचर थी ना, क्या टीचर थी वो। मेरी पाकिस्तान स्टडीज़ की एक हिस्ट्री की टीचर थी। शी वाज़ अमेज़िंग, और वो अमेज़िंग इसलिए थी क्योंकि वो जब पढ़ाती थी ना, वो पढ़ाती इस पैशन से थी कि हाँ यार, उनको शौक है पढ़ाने का। वो मजबूरी में नहीं पढ़ा रही है। दिस इज़ व्हाट अ टीचर इज़, जिनको मैं आज तक बहुत पॉजिटिव वर्ड्स में याद करता हूँ। वो मैं इसलिए याद करता हूँ क्योंकि उन्होंने टीचिंग को टीचिंग की तरह ही लिया। उन्होंने टीचिंग को एक बोझ की तरह नहीं लिया कि भाई घर चलाना है, आपने टीचिंग शुरू कर दी। नहीं, देखो सबकी मजबूरियाँ एट अ डिफरेंट साइड, एम्पैथी एट अ डिफरेंट साइड, लेकिन आप जब बच्चों के साथ लगे हुए हो ना, आप जब एक ऐसे प्रोफ़ेशन में हो जहाँ आपका असर बहुत लोगों पे पड़ता है, तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन यहाँ वो अकाउंटेबिलिटी, व्हाट यू आर डूइंग वाला फैक्ट कभी आता ही नहीं है। यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि भाई डिसिप्लिन करना है तो सामने वाले को ज़लील करो। मुझे याद है कि भाई क्लास में बच्चे पिटे भी हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि एक लड़के के कमर पे कुछ 12 थप्पड़ मारे थे हमारे सर ने। 12 थप्पड़! ढोल बना दिया था उसका। और अभी तो मैं सुन के ही हँस रहा हूँ, लेकिन उस वक़्त मेरे को वेरी ट्रॉमाटाइज़ है कि यार वो ढोल बना दिया उसका। और मैं एक बॉयज़ कैंपस में पढ़ा हूँ। तो ज़ाहिर है 6 साल एक बंदा बॉयज़ कैंपस में होता है ना, तो उसको ये चीज़ें दिखती हैं, आए दिन कोई ना कोई फड्डा हो रहा होता है, आए दिन कोई ना कोई सर किसी को मार रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती है, और इसी कॉमन चीज़ की वजह से हमारी फीमेल टीचर्स भी बोलती है कि यार लड़कों को बड़ा करना है तो भाई इसी तरीके से बड़े होंगे, क्योंकि वो बदतमीज़ होता है। अब वो बदतमीज़ी के चक्कर में आप सामने से उनको डिसिप्लिन करने के लिए इस तरीके से ट्रीट करते हो, और फिर वो इवेंचुअली दे रेबेल, और यही होता है, दिस इज़ अ साइकिल। और फिर यहाँ आते हैं टीचर्स अपनी तरफ से सामने वाले को अलाउंस नहीं देते कि यार वो अगर कोई गलत सवाल भी कर रहा है,
तो उसके दिल में ये डर ना हो कि हाँ यार, कोई बात नहीं, टीचर समझ जाएँगी। यहाँ हाथ उठाने से इतना घबराहट होती थी कि यार सामने वाली टीचर पता नहीं क्या बोलेंगी, ये तो सुना देंगी, ये तो बोलेंगी क्या बेकार सवाल ये है, तुम्हारा तो क्योंकि बस की ही नहीं है, तुम तो छोड़ दो बिल्कुल। मसला ये है कि यहाँ की टीचर्स को ये डिस्टिंक्शन नहीं पता कि एक लेज़ी स्टूडेंट के बीच में और एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। एक लेज़ी स्टूडेंट होता है जिसको दिल ही नहीं चाह रहा होता, ना ही वो करता है। एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट होता है जो कोशिश कर रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता। एक अच्छे टीचर को ये डिफरेंशिएशन करना बहुत अच्छे से आती है। वो बोलते हैं कि अच्छा ये चलो तुमने गलत किया, किया तो ना, उसके साथ तो लगो। लेकिन यहाँ जो करे, गलत करे, उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलती है, जो ना करे उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलती है, दोनों को जाके खड़ा कर देते हैं। जो कर रहा है अच्छे से कर रहा है, हाँ भाई ये शहजादा बच्चा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको खड़ा कर दो, ये बेहतरीन है, ये मिसाल है। इतना डिमोटिवेटिंग, इतना फैक्शंस क्रिएट हो गए थे क्लास में कि भाई हाई अचीवर्स उधर बैठे हुए, और हमारी क्लास में वो बैक बेंचर वाला कभी था ही नहीं, क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठता था। आई वाज़ द ट्रेडिशनल बैक बेंचर, लेकिन मैं मेरे अंदर वो बैक बेंचर वाली ट्रेट्स नहीं थे। मैं बैठता भले पीछे था, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं था कि मैं शोर मचा दूँ या मैं कोई तफरीह कर लूँ। मैं अपना आराम से सुकून से बैठता था पीछे, बोलता-वोलता कुछ था नहीं, एंड आई वाज़ हैप्पी। अब वो एक इंट्रोवर्टेड नेचर था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो ट्रेडिशनल बैक बेंचर, फ्रंट बेंचर, मिडल बेंचर, वो वाले रोल्स कोई नहीं थे। लेकिन फिर भी फैक्शंस क्रिएट हुए हुए थे कि भाई इंटेलिजेंट बच्चे आए हुए इस कॉर्नर में हैं, आपके थोड़े मिड पीछे के साइड में आए हुए हैं थोड़े जो शरारती, जो तफरीह वगैरह करते हैं। अब हमारी क्योंकि प्री मेडिकल क्लास थी, तो उसमें तो ज़ाहिर है अगर कोई आया हुआ है तो ऐसी माइंडसेट से आया हुआ है कि उसको डॉक्टर बनना है। तो इवेंचुअली एवरीवन वाज़ स्टडीइंग, लेकिन फिर भी वो रोल्स बाहर आ रहे थे क्योंकि टीचर्स प्रमोट ही उस चीज़ को कर रहे थे। जैसे अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, अब ज़ाहिर है तेज़ बच्चे भी होते हैं जो शरारतें करते हैं। अब कोई शरारत वगैरह तो उनकी शरारत को जाने दे रहे हैं, क्योंकि क्यों भाई? क्योंकि ये काम कर लेता है। अच्छा वो काम कर लेता है तो उसको ये अलाउंस दी हुई है। अब कोई काम नहीं कर रहा तो उसको अलाउंस क्यों नहीं दी हुई? फिर आप ट्रीट इक्वली करो ना सबको। आप सबको एक अलाउंस दो कि भाई कोई बातें नहीं करे, कोई तफरीह नहीं करे। अब हमारे एक और भी एजुकेशन में बहुत बड़ा वो है कोचिंग का। अब आधे बच्चे स्कूल से जाते हैं कोचिंग। अब कोचिंग में भी 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो शौकिया जा रहे होते हैं, जिनको तफरीह चाहिए होती है। एक जो उनके माँ-बाप ने उन पे ज़ोर डाला होता है कि भाई तुम तो कोचिंग जाओगे ही। अब जहाँ ये कोचिंग की बात आती है, वो स्कूल आके पढ़ते नहीं हैं। अब मेरे जैसा बंदा जिसने ज़िंदगी में कोचिंग नहीं लिया, क्योंकि मुझे शौक ही नहीं था कोचिंग जाने का। मैं बोलता था यार मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो अगर मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ तो आई नीड एन एटमॉस्फेयर जहाँ मैं पढ़ सकूँ। लेकिन जो लोग कोचिंग जा रहे हैं वो वहाँ बैठ के तफरीह करते थे। अब वो क्लास में शोर मचा रहे हैं, वो टीचर से बातें कर रहे हैं, सामने से टीचर भी उनसे बातें कर रहे हैं। ऐसी कोई गलीज़ तरीन कन्वर्सेशंस हुई हैं हमारी क्लासेस में, और वो क्यों हुई हैं? क्योंकि टीचर्स उनसे बातें कर रहे हैं, बच्चे उनसे बातें कर रहे हैं, और जो मेरे जैसा बच्चा है जो स्कूल जाता है सिर्फ़ पढ़ने और उसको अकेडमी जाने को कोई शौक नहीं है, अब वो बैठा हुआ है कि यार ये कॉन्सेप्ट क्या था पता नहीं क्या चल रहा है, चलो घर में ही पढ़ लेंगे, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। दिस वाज़ द माइंडसेट दैट आई हैड। क्योंकि इसमें वही बात है ना कि यार टीचर्स में होता है कि यार मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जिस तरीके से क्लास को चलाना चाहूँ, चाहूँ। और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि यार मेरी इस एक्शन की वजह से अगर इस स्टूडेंट को तकलीफ हुई तो हू इज़ अकाउंटेबल? नहीं, उनको सिर्फ़ ये देखना है कि यार मेरे बैच के अंदर इतने स्टूडेंट्स के एएस आएँ, ए स्टार्स आएँ। बस उनकी ये अकाउंटेबिलिटी है कि भाई सीआई का रिज़ल्ट आता तो हर टीचर आपका जो टीचर होता है वो आके पूछा, अच्छा तुम्हारा क्या है? ए आ गया, बस सही है, मेरा 1 ए काउंट हो गया। तुम्हारे ए आए, चलो मेरे 2 ए काउंट हो गए। उनका ये होता था। एक माइलस्टोन हिट करना होता था कि अच्छा कोई सर एक्स-वाई-ज़ी हैं, तो सर एक्स-वाई-ज़ी के 16 बच्चों के हैं। एक माइलस्टोन हिट करना पड़ता था। वेयर इज़ द अकाउंटेबिलिटी? आपने मेहनत डाली है उतनी जितनी आप बोल रहे हो। आपको भी पता है कि जिनके एज़ आए हैं वो सारे कोचिंग में पढ़े हैं। टीचिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें आपको अपने ऊपर रख के देखना पड़ता है कि अगर मैं कोई टेक्नीक अप्लाई करूँ तो उस बच्चे के लिए नुकसान है या फ़ायदा है। और अगर फ़ायदा है तो फिर आप उसके साथ आगे बढ़ते हो, फ़ायदा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ते। और इसी के साथ फिर पेरेंट्स भी आ जाते हैं। अब पेरेंट्स में भी हमारे सारे जितने मेरे दोस्त वगैरह थे, अब मेरे पेरेंट्स का थोड़ा अलग सीन था, क्योंकि भाई मैंने अपने घर में जो माहौल देखा वो मैंने लोगों के घरों में नहीं देखा। मेरे घर में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वालिद आके पूछते थे, "अच्छा तुम्हारे आ गए ग्रेड? क्या है? चलो सही है, अच्छे हैं।" अब क्योंकि मैं वो नहीं बोल रहा मैं बहुत ही कोई डाउन स्टूडेंट था, आई वाज़ एन एवरेज स्टूडेंट, 2 ए आ गए, कुछ B's वगैरह आ गए, एंड एवरीवन्स हैप्पी, सही है चलो और मेहनत कर लेंगे और कुछ कर लेंगे। अब और हमारे घर में कंपैरिज़न कल्चर नहीं था, व्हिच वाज़ वेरी यूनिक, क्योंकि मेरे हर दूसरे दोस्त के घर में यही होता था कि यार मेरे कज़न के तो इतने आए, मेरे इतने नहीं आए। यार अम्मी ने ना मेरी वाई-फाई छीन लिया, अम्मी ने फ़ोन छीन लिया, अम्मी मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। इस पनिशमेंट की वजह से उनमें एक रिबेलियन पैदा होता था।
अब 2 चीज़ें ना, पनिशमेंट की वजह से या तो आप और मेहनत करोगे या तो आप रिबेलियस हो जाओगे। तो ये जो बात है ना कि भाई आप पनिशमेंट की वजह से आप चीज़ें छीन लेते हो, तो ये तो फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है। इस पे तो बहुत रिसर्चेज़ हैं कि पनिशमेंट से जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती है वो रिइंफोर्समेंट से उतनी स्ट्रांग नहीं आती। लेकिन ये भी वही बात है ना कि भाई हमारे जो बड़े बूढ़ों ने सिखाया है वही हमने सीखा है कि भाई अगर हमारे दादा हमारे अब्बा को मारते थे तो अब्बा हमें मारते हैं। तो ये वही है ना, एक चेन से चेन चली जा रही है, लेकिन इस चेन को तोड़ने वाली तो कोई जनरेशन चाहिए। तो वो यही जनरेशन है जिनके आगे एक फ्यूचर आएगा। तो यही जनरेशन है जो ये तोड़ सकती है चेन। कि भाई अगर आपके बच्चे के ग्रेड सही नहीं आए तो खैर हो गई ना, कोई बात नहीं। क्यों नहीं आए आप इस पे पता लगाओ ना। वो पढ़ नहीं रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, टीचर से कोई मसला है, बुलिंग का कोई मसला है, इतना ज्यादा कंसर्न्ड ही नहीं होते हमारे पेरेंट्स। पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता है तो भाई सामने से टीचर बोलते हैं आपका बेटा बड़ी शरारतें करता है, आपका बेटा ये करता है, आपका बेटा वो करता है। मैं घर जाके सुनाती हूँ इसको, अरे तो क्यों करता है शरारतें, क्या हो गया है, कौन से दोस्तों में बैठ रहे हैं, सोबत का असर है या कोई मेंटल कोई फटीग है, कोई स्ट्रेस है। आप इसकी जड़ में नहीं पहुंचोगे। तो यहाँ पेरेंट्स भी अकाउंटेबल है। सारा जो इस बात का मुद्दा है ना वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी इन एनीथिंग इज नॉन एग्जिस्टेंट। ना पेरेंट्स अकाउंटेबल होते हैं कि मैंने क्या किया, ना टीचर्स अकाउंटेबल होते हैं कि मैंने क्या किया। और सोसाइटी तो होती ये है कि भाई मेरे बेटे के तो इतना है, आपके बेटे ये हैं। तो ये जो कजन कंपैरिजन हो गया, ये तुम्हारी क्लास का कंपैरिजन हो गया। अच्छा क्लास में सबका ही ऐसा है, क्योंकि क्लास हमारे उसमें भी यही होता था कि भाई अगर क्लास में नहीं भी आए होंगे तो यार अम्मी सबके ही क्लास में ऐसा है, क्या कर सकते हैं। ये हमारे कोपिंग मैकेनिज्म था। हमें ये था कि अच्छा कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना फिर, क्योंकि हम बोल दें अगर क्लास में सबके ही ऐसे हैं तो चलो मेरे बच्चे में कोई मसला नहीं है तो अम्मी भी समझ जाएंगी। तो ये भी एक चीज़ है कि भाई आपके पास कोई स्पेस नहीं है फेल होने की। अगर आप फेल हो गए तो आपको ये होगा कि ये नहीं होता कि यार घर जाके थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी, नहीं घर जाके मार मिल जाएगी या तो घर जाके पनिशमेंट मिल जाएगी। तो आपके पास वो फेलियर की जगह नहीं है। उस फेलियर की जगह ना होने की वजह से इतने स्ट्रेस में रहते हैं आधे बच्चे कि वो ज़ाहिर है सक्सीड नहीं कर पाएँगे। अगर आप इतनी एंग्ज़ायटी में हो कि यार मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, तो आप सही में क्या ही कर पाओगे। अब यही बात है ना कि भाई सोसाइटी में डिग्री की वर्थ है। अच्छा आपने ये डिग्री ले ली, अच्छा आपने ये जीपीए ले ली। वो जीपीए कैसे ली, वो जीपीए क्यों मिलती है, वो जीपीए कहाँ से आई है, नो वन केयर्स। जीपीए इतनी है, डिग्री इतनी है, हाँ यार ये अचीव कर रहा है। लेकिन उस डिग्री की क्या वैल्यू है अगर आप में शऊर ही नहीं है? उस डिग्री की क्या वैल्यू है अगर आप में एजुकेशन ही नहीं है? उस डिग्री की क्या ही वैल्यू है अगर आप में कुछ समझ ही नहीं? अगर आप सिर्फ रट्टे लगाकर या बेसिकली स्लाइड्स पढ़ के एग्जाम देकर आ गए हो और आपको डिग्री मिल गई, तो इस सबका क्या फायदा है अगर आप में जनरल नॉलेज ही नहीं है, अगर आपने वो अप्लाई करने वाली नॉलेज ही नहीं है। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। सक्सेस ये नहीं होता कि वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। सक्सेस वो होता है कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है, उसके साथ वाले उसके साथ कितने खुश हैं, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरों पे, और वो अपनी जिंदगी को किस किस तरीके से लेकर चल रहा है। सक्सेस की ये डेफिनेशन होनी चाहिए। सक्सेस की ये डेफिनेशन नहीं होती कि भाई आप अच्छा साल में इतने कमा रहे हो, साल में इस तरीके से खा रहे हो, अच्छा आपके सामने डॉक्टर कराया गया, आपके सामने अच्छे इंजीनियर कराया गया, आप बिजनेसमैन हो तो कितने बड़े बिजनेसमैन हो। भाई ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन बहुत बड़ा हो। अगर बिजनेसमैन ऐसा है कि उसका घर भी अच्छा खा रहा है, वो भी अच्छा खा रहा है, तो ही इज सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल से हम वापस आते हैं उन स्टोरीज पे जिनका मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सक्सेसफुल हुआ होगा। टर्न्स आउट वो तीनों सक्सेसफुल हो गए। वो जो फर्स्ट स्टोरी थी जिसमें वो बच्चा जो क्लास में हाथ नहीं उठा पाता था, वो मैं था। मैं इतना इंट्रोवर्टेड नेचर का था कि मैं स्कूल में आज तक अपने 6-7 साल जो बॉयज कैंपस है उसमें आज तक शायद 2 से 3 बार वॉशरूम में हूँ, और मैं इसलिए ही गया हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी मैं कुछ पूछूं। लेकिन आज मैं सबसे बात कर सकता हूँ। आज मैं जिससे दिल चाहे मैं उससे बात कर सकता हूँ। मैं सबके सामने बैठ के वीडियोस भी बना रहा होता हूँ, मैं कंटेंट भी बना रहा होता हूँ, मेरा नाम होता है, मैं अपना प्लेटफॉर्म में चला रहा हूँ। तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल क्योंकि आई फील आई एम सक्सेसफुल। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना। जो बाकी दोनों केसेस हैं वो भी मेरे दो दोस्तों के हैं। उनमें से एक दोस्त आज एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिजाइनर है एंड ही इज एक्चुअली अर्निंग वेल। लेकिन वही बात है ना, अर्निंग वेल उसके लिए बहुत अच्छी वैल्यू है और वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। बात इतनी सी है कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है, वो फिजिकली अपने आप को कितना चेंज कर चुका है, उसको कितना मजा आ रहा है अपनी जिंदगी में। और जो दूसरा दोस्त है जिसकी स्टोरी नंबर 2 थी, वो आज अपनी खुद की एकेडमी चला रहा है। वो एकेडमी चला रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके बच्चे उससे बहुत खुश है। वो क्यों खुश है? क्योंकि भाई उसका जो टीचिंग जो अंदर से एक पैशन आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि उसको टीचिंग का शौक है। वो खुद एक टीचर है इन ओ लेवल स्कूल। मतलब आप खुद सोचें कि आपको लगेगा यार ये इंटर में फेल हुआ था, ये क्या टीचर बनेगा। वो इज अ बेटर टीचर देन एनीवन आउट देयर बिकॉज ही वांट्स टू टीच। और ये मैं कोई क्लेम इस सेंस में नहीं कर रहा कि यार ही इज द बेस्ट टीचर, नहीं, जाहिर टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी होते हैं, लेकिन ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि ही वांट्स टू टीच। उसके अंदर से ये खुद से आता है, इनेटली आता है कि यार मुझे बच्चों को पढ़ाना है। जिस तरीके से मुझे नहीं पढ़ाया गया, मुझे उस
उस तरीके से पढ़ाना है ताकि कोई भी अपने दिल में ये नहीं लेकर बैठे कि यार मेरे टीचर ने ये नहीं सिखाया, मेरी टीचर मुझे समझते नहीं। तो सक्सेस की ना कोई एक डेफिनेशन नहीं होती। अगर आप इसी चीज़ के पीछे भागते रहेंगे कि यार दुनिया इस चीज़ को सक्सेस मानती है, मैं इतना कमा लूँ, मैं ये बना लूँ, मेरे 2 घर नाम हो जाएँ, मेरे 3 अपार्टमेंट नाम हो जाएँ, तो फिर आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि जिस दिन आपने 2 घर बना लिया, आपके दिल में यही चीज़ होगी कि यार मैं 3 बना लेता हूँ। सक्सेस की कोई डेफिनिशन नहीं होती। सक्सेस की डेफिनिशन सिर्फ़ ये है कि आप क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट ला पा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी से कितना खुश हो और आपके जो करीब-करीब लोग हैं, वो आपको पॉज़िटिव वर्ड्स में याद कर रहे हैं या नहीं। और अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट हो, जिसको नहीं पता कि यार मैं आगे क्या करना चाह रहा हूँ, या अगर आप ऐसे कोई पेरेंट हैं जिसके दिमाग में अभी भी ये है कि अगर मेरा बच्चा मेडिकल नहीं ले रहा, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग नहीं ले रहा, मैं क्या करूँगी, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं? तो सेरेनाफाइड की करियर काउंसलिंग यही डाउट्स क्लियर करने के लिए है। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको जानना है कि आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो, तो कॉन्टैक्ट करें सेरेनाफाइड की करियर काउंसलिंग। आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।